ओके, सो वी आर इन सेक्शन 54। ये टैक्स प्लानिंग चालू हो चुकी है हमारी यहाँ पे। ओके, तो सेक्शन 54 में हमने क्या क्या बातें कर ली, जरा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एलिजिबल असेसी कौन है सेक्शन 54 में? इंडिविजुअल या एचयूएफ, ठीक है ना। असेट ट्रांसफर क्या होना चाहिए यहाँ पे? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, खाली हाउस प्रॉपर्टी नहीं, गाला बेचोगे, वो रूम शॉप बेचोगे, फैक्ट्री शेड बेचोगे, तो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आपने प्रॉपर्टी सेल की है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको सेल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे चल रहा हूं। जो नेचर ऑफ एसेट है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कब बनता है लॉन्ग टर्म? जब पीओएच ग्रेटर देन 24 मंथ होता है तो ही आप लॉन्ग टर्म बनते हो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में, नहीं तो ये शॉर्ट टर्म माना जाएगा, ठीक है ना। असेट टू बी परचेस, ये मैंने बता दिया आपको, असेट टू बी परचेस। अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू कैन बाय 1 न्यू प्रॉपर्टी और टू न्यू प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपके पास एक ही चॉइस है, यू कैन परचेस ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सर टाइम लिमिट क्या है? 1B2A, 1B2A मतलब 1 ईयर बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर एंड 2 ईयर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन कंस्ट्रक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के हमें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है, 3 इयर्स आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर दे दिया है। एग्जम्पशन कैसे मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विचएवर इज लोअर, क्योंकि एग्जम्पशन शुड नॉट एक्सीड क्या मैंने बोला था? कैपिटल गेन। सर लॉक इन पीरियड कितना है? एग्जम्पशन कब विड्रॉ हो जाएगा आपका? तो आपको जो नया प्रॉपर्टी है उसको 3 साल तक अपने पास रखना है। सर फिर मैंने किया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो मैंने बोला कुछ नहीं, प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर किया होगा तो जो एग्जम्पशन पहले मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन उसको विड्रॉ करने का तरीका इन्होंने क्या बताया? रेडियस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट, तो हमने वो उसका नाम रख दिया रिडक्शन मेथड। ये हमने नाम रखा हुआ है, ऐसे इनकम टैक्स में कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया, एक प्रॉब्लम बताया कि सेक्शन 139(1) बोलता है कि जुलाई के पहले आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। ऑडिट एसएससी तो सितंबर के पहले भरना पड़ेगा, लेकिन इस साल में रिटर्न भरना पड़ेगा और रिटर्न भरने के पहले एग्जम्पशन क्लेम करना पड़ेगा, जबकि अपने पास री इन्वेस्ट करने के लिए तो 2-3 साल है। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया कि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ऐसा बैंक अकाउंट ओपन करो, बैंक अकाउंट ओपन करके उसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करो। अगर आपने वो पैसे इन्वेस्ट किए तो हम मान लेंगे कि आपने प्रॉपर्टी में पैसे लगाए हुए हैं और उसमें से जो विड्रॉ होगा वो खाली प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए होगा और किसी पर्पस के लिए नहीं होगा। इसलिए वो जो पैसे इन्वेस्ट करने का स्कीम है वो यहाँ पे अवेलेबल करके लिखा है हम लोगों ने, और फिर उसके ऊपर के हमने नोट लिखे। चलो अभी सेकेंड जो है वो सेक्शन 54B है। सेक्शन 54B का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जब हमने कैपिटल गेन स्टार्ट किया था तभी। सेक्शन 54B और सेक्शन 54 दोनों 90% सेम है, खाली 10% जो अलग है वो बात अलग होती है, खाली यहाँ पे असेट चेंज हो जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड। नाउ मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड हमने सेल की है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है? बताओ मुझे, इज इट अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड? बोलो, बात ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। हाँ, इज इट अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड? थोड़ा सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? मैं आपको पूछ रहा हूं कि सेक्शन 54 एग्जम्पशन कब देता है? सेक्शन 54 एग्जम्पशन तब देता है जब आपने एक एग्रीकल्चर लैंड को सेल किया है एंड दूसरे एग्रीकल्चर लैंड को परचेज किया है। तो 54 में क्या था? सेल अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे है सेल अ एग्रीकल्चर लैंड बाय अ एग्रीकल्चर लैंड या एन एग्रीकल्चर लैंड, जो भी आपका है, ठीक है ना। तो मुझे आपको क्या पूछना है, जो आपने असेट सेल किया है इस असेट का टाइप क्या होगा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी या रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी? लॉजिकली बताओ, लॉजिक के साथ। जो हमने अभी असेट सेल किया है एग्रीकल्चर लैंड, इज इट अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड? आपको क्या लगता है? अर्चिता बता रही है अर्बन, क्यों? अर्बन। विजय क्यों अर्बन, रूरल क्यों नहीं?
रूरल को एग्जाम किया है ना कैपिटल के एसेट में। बिल्कुल विजय, हाँ बरोबर एग्जैक्ट विजय। पॉइंट। अगर मैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल करता तो मैं कैपिटल गेन कंप्यूट ही नहीं करता। सेक्शन 54 का एग्जम्पशन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब यू आर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन एंड यू कैन नॉट कंप्यूट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, ये जो एग्रीकल्चर लैंड सेल हुआ है वो पक्का अर्बन होगा, ये रूरल नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके सामने हमारे पास सिलेक्टेड सेक्शंस है, ज्यादा सेक्शंस है नहीं। 54 बीडी जो था, आपको याद आ रहा है गणेश बीडी की बात? आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। ये सालो तुम लोग जरा देख लो नेट किसका चल रहा है यहाँ पे। सर का आवाज ब्रेक आवाज हो रहा नहीं है, आ नेट रहा। खत्म होने भी आ रहा है, कुछ है तो जल्दी खत्म कर दो। क्या पता। हाँ सर। हम लोग का नेट खत्म होने आया है, इसलिए आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्लैक सालो तुम लोग ना लेक्चर अटेंड नहीं करने के ना नए नए बहाने ढूंढ लेते हो। ठीक है ना। सर ऐसा होता तो हम बोलते हैं ना नहीं रखो। हाँ नहीं ऐसा नहीं, लेक्चर ले लो सर, लेकिन लेक्चर में पढ़ाओ मत, पढ़ाओ कम, टाइम पास ज्यादा करो तो हमें मजा आता है सर। ऐसे थोड़ी। टाइम पास वाला आवाज तो आपके पास पहुंच जाता है, खाली सेक्शन की जब बातें करता हूँ तो ये आवाज नहीं पहुंचता। पॉइंट है। Point तो ऐसा है। नहीं है सर। चलो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो तो समझो। सेक्शन 54 बी की तो बात समझो यार, इजी इजी वाली बातें आज कर लेते हैं। सेक्शन 54 एफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वो कल कर लेते हैं। 54 एफ तक की तो बातें बताने दो। बताऊं क्या? ऐसा नहीं है सर, सिद्धेश बोल रहा है कोरोना की कसम। इसका तो मतलब ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टेटस पे डाल दूं, लेकिन स्क्रीनशॉट इसका होता नहीं। सर रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। मोबाइल से ले लो फोटो, मोबाइल से ले लो फोटो। ये जो हमारी मेमोरीज हो जाएगी यार, ये तो परमानेंट मेमोरीज हो रही है हमारी। ठीक है ना। तो बात ये करते हैं हम लोग 54 का एग्जामिशन जो है वो आपको याद आ रहा है? बीडी का तो डिस्कशन याद आ रहा है क्या? मैंने आपको कुछ बीडी करके बताया था। बीडी, अगर आप बीडी पियोगे तो आपकी लाइफ गणेश हाँ बीडी। गणेश बीडी। हाँ गणेश बीडी अगर 54G, पियोगे तो लाइफ 54G शॉर्ट टर्म रहेगी कि लॉन्ग टर्म रहेगी? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। तो आप ये देखो कि सेक्शन 54 बी जो है ना वो लॉन्ग टर्म के ऊपर भी एग्जामिशन दे रहा है और शॉर्ट टर्म के ऊपर भी दे रहा है। स्पेशल बात क्या है पता है? शॉर्ट टर्म के ऊपर भी दे रहा है, क्योंकि सारे के सारे सेक्शन लॉन्ग टर्म पे एग्जामिशन देते ही है। देयर आर वेरी फ्यू सेक्शन जो शॉर्ट टर्म पे भी एग्जामिशन देते हैं एंड दिस इज वन ऑफ दैट सेक्शन। अरे आपको समझ रहा है? हाँ ओके आगे चलता हूँ। आपने सेल एग्रीकल्चर लैंड किया, बाय आपको एग्रीकल्चर लैंड करना है। जो बाय करोगे ना वो रूरल भी हो सकता है और अर्बन भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। अब मुझे बताओ, आप में कोई भगवान है क्या? कोई गणेश गायतोंडे बेटा है क्या आप में जो लैंड कंस्ट्रक्ट कर सकता है? कैन यू नो कंस्ट्रक्ट एग्रीकल्चर लैंड? नो। नहीं कर सकता। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन का नो। पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं है। लॉजिकल है, क्योंकि लैंड हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, हम परचेस ही करते हैं। सर ये परचेस बिफोर करेंगे कि आफ्टर करेंगे? बाबा नॉर्मली आफ्टर ही करना होता है, क्योंकि बिना घर का इंसान नहीं रह सकता, फैमिली नहीं रह सकती। इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शनली 1B दिया था। यहाँ पे 1B देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे खाली 2A है। तो याद रख पाओगे कि सेक्शन 54B में खाली 2A है। टाइम लिमिट जो है खाली 2A का है। क्या कर सकते हैं, आजू बाजू में बच्चे रो रहे। नहीं वो गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ही विंडोज ओपन होंगी। आगे का पूरा सेक्शन सेम।
अमाउंट इन्वेस्टेड एज कंपेयर टू कैपिटल गेन विच इज लोअर। लॉक इन पीरियड यहाँ पे भी 3 साल का है। अगर आपने लॉक इन पीरियड में प्रॉपर्टी बेचा तो रिडक्शन मेथड ही लगेगी, और क्योंकि यहाँ पे 2 साल का टाइम दिया आपको पैसे री इन्वेस्ट करने का, तो तब तक वो पैसे आप जब रिटर्न फाइल करोगे उसके पहले वो पैसे अगर आपने री इन्वेस्ट नहीं किए तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करके रख दो। ऐसी यहाँ पे बातें हो रही है। 54 भी समझ में आया? कैन आई गो हेड? बोलो। हाँ आगे चलते हैं। 54 डी मतलब पांडा। डी मतलब पांडा कैसे सर? डी मतलब दादागिरी। वो जो लोग जो दादागिरी करते हैं, जो कॉलर पकड़ के बोलते हैं, ठीक है ना, कि सर चलो आपकी प्रॉपर्टी खाली करो, ये कॉलर पकड़ के कौन बोल सकता है? बोलो मुझे जल्दी। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो 54 डी की जब आपको बात आएगी तो आपको याद आनी चाहिए दादागिरी। 54 डी की याद आनी चाहिए आपको, दादागिरी की यहां से, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, पहले जो 2 एसएससी हमने बात की है 54 और 54 बी में, पहले 54 में हाउस प्रॉपर्टी थी, 54 बी में एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन 54 डी जो है, अब गवर्नमेंट ने अगर कंपलसरी एक्विजिशन करना है मुंबई में मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए, तो यार प्रॉपर्टी तो कोई भी अक्वायर हो सकती है। वो थोड़ी ना क्या रेसिडेंशियल और कमर्शियल देखते हैं, दे अक्वायर रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टीज। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है दैट कैन बी ओन्ड बाय फर्म, that can be owned by company, that can be owned by any person। आपको समझ में आ रहा है? हाँ। आ रहा है। तो यहाँ पे एनी एसएससी लिखा है, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं लिखा है, क्योंकि लॉजिकली कंपलसरी एक्विजिशन में कोई भी एसएससी हो सकता है। और गवर्नमेंट जब कंपलसरी एक्विजिशन करेगी बिल्डिंग का, पकड़ लो आपकी पूरी बिल्डिंग कंपलसरी एक्विजिशन हो रही है, तो जो सेकंड फ्लोर पे नए लोग रहने आए हैं वो 2 महीने पहले ही रहने आए हैं, क्या उनका ऐसा सेकंड फ्लोर छोड़ के नीचे के 2 फ्लोर तोड़ेगी और ऊपर के 3 फ्लोर तोड़ेगी? ऐसा होगा? और सेकंड फ्लोर छोड़ देगी, क्योंकि अभी 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 अपनी प्रॉपर्टी रही ना, 2-3 साल तो प्रॉपर्टी में रहना चाहिए आपको। तो गवर्नमेंट थोड़ी ना क्या वेट करेगी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म बनने के लिए। तो सेक्शन 54 डी में भी प्रॉपर्टी कैन बी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? बोलो। यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म है, ये स्पेशल पॉइंट है। 54 डी में भी शॉर्ट टर्म है। डीडी आगे चलूं? चलो चलो ओके। चलो जिंदगी में आगे बढ़ो। आगे आगे जाना पड़ेगा। सर आपका अक्वायर क्या हुआ था? देखो, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का। कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का। और आपको भी नया परचेस क्या करना होगा? जल्दी बोलो। जो गवर्नमेंट ने पैसे दिए उस पैसे से आप नया क्या परचेस करोगे? अरे राजा, ये लोग तो बात ही नहीं कर रहे मेरे से। गली में तेरे को मारेगा। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपको अभी तक के 3 सेक्शन याद रखने पड़ेंगे। सेक्शन 54 में घर बेचा था, घर खरीदा। 54 बी में एग्रीकल्चर लैंड सेल किया, एग्रीकल्चर लैंड परचेस किया। 54 डी में गवर्नमेंट ने कंपलसरी एग्रीकल्चर लैंड, सॉरी कंपलसरी इंडस्ट्रियल लैंड ले लिया, और ये उसको घर पे लेके जाना। नीलेश, डिस्टर्बेंस हो रहा है। कंपलसरी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग लिया था गवर्नमेंट ने। अब मेरे पास जो पैसे आए वो पैसे से मुझे नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? मैं भी चुप बैठूंगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। क्यों? मेरा आवाज जल्दी जल्दी बोलो, मेरा नेट खत्म होने वाला है। विजय विजय का वही चाल। विजय को टेंशन है कि आज रात को 12 बजे तक वो चैटिंग कैसे करेगा। आज उसको 12 बजे तो तक चैटिंग जाने दो, मेरे को लेक्चर इंपॉर्टेंट है, चैटिंग इंपॉर्टेंट नहीं। वाह, देखो मतलब तू चैटिंग करता है? बोलो ना सर, जल्दी जल्दी सेक्शन। देखो ना, मैं जियो बोला के साथ फ्री 54 में, होते हैं। सुनो, मैंने बोला 54 में घर बेचा, घर खरीदा, ठीक है ना। मैंने बोला 54 बी में एग्रीकल्चर लैंड बेचा, एग्रीकल्चर लैंड खरीदा। 54 डी में इंडस्ट्रियल लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, मेरे पास पैसे आए, मैंने नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बनाने का, वो 3 इयर्स का दिया, क्योंकि इंडस्ट्री यूजुअली अपना फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करता है एंड समटाइम द स्ट्रक्चर इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो वहां पे जो 2 ईयर का टाइम था ना परचेस का, 2 ईयर का, यहाँ पे 3 इयर्स का टाइम दे दिया डायरेक्टली उन्होंने।
पूरा का पूरा 3 साल दे दिया, परचेस करो या कंस्ट्रक्शन करो, आपके हाथ में है। अब मुझे पूछना क्या, देखो आपको लॉजिकली यूजुअली जो ये परचेस का टाइम लिमिट होता है ना 2A 3A, ये डेट ऑफ ट्रांसफर से काउंट होता है। कंपलसरी एक्विजिशन में क्या ये डेट ऑफ ट्रांसफर से काउंट किया जा सकता है? गवर्नमेंट ने कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्वायर की है, क्या नहीं। कंपलसरी क्यों नहीं किया जा सकता? वही तो पूछ रहा हूँ, लॉजिक क्या है उसका? नहीं हो सकता। डेट ऑफ ट्रांसफर से टाइम काउंट नहीं हो सकता है 3 साल का पीरियड। क्यों नहीं हो सकता बोलो? सर ट्रांसफर किया है नहीं ना, हाँ। एक्विजिशन किया है इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, लेकिन किसने किया कंपलसरी एक्विजिशन? दादागिरी किसने की आपसे? गवर्नमेंट ने किया है ना, गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट कैश अपने को 3 साल के बाद 4 साल के बाद मिल सकती है। वही बता रहा हूँ ना मैं आपको। तो मैंने जब इसका सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 पढ़ाया था कंपलसरी एक्विजिशन, मैंने ये पढ़ाया था कंपलसरी एक्विजिशन टैक्सेबल होता है, लेकिन कौन से ईयर में टैक्सेबल होता है? तो हम सब ने डिस्कस किया, ईयर ऑफ रिसिप्ट में टैक्स होगा। तो आप मुझे बोलो, जब नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग लेना पड़ेगा आपको, तो आपके हाथ में पैसे तो होने चाहिए। गवर्नमेंट पैसे कहाँ ईयर ऑफ ट्रांसफर में देता है, 2-3 साल ले लेता है। तो अगर 3-4 साल गवर्नमेंट ने पैसे देने के लिए लगा दिए, तो आपका री इन्वेस्टमेंट का टाइम चला जाएगा। अगर डेट ऑफ ट्रांसफर लिखा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉ ने लॉजिकली क्या लिखा है? लॉजिकली लॉ ने बोला कि सर ये डेट ऑफ ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ये डेट ऑफ रिसिप्ट होना चाहिए, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। बातें क्लियर है? हाँ। ओके। इसके आगे का सेक्शन कॉमन, जैसे 54 तक अभी चलते आया था वैसे ही है। अमाउंट इन्वेस्टेड या अमाउंट कैपिटल गेन विच इज लोअर, लॉक इन पीरियड 3 साल का होगा। लॉक इन पीरियड में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से उसका प्राइस जो होगा, जो कैपिटल गेन आपने पहले एग्जाम किया होगा, वो माइनस हो जाएगा। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलता हूँ। 54 EC और 54 EE, ये दोनों सेक्शन साथ में पढ़ाऊंगा। ये दोनों सेक्शन एनी एसएससी मतलब ऑल एसएससी के लिए एप्लीकेबल है। ये दोनों सेक्शन खाली लॉन्ग टर्म असेट के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन 54 EC में मैंने बेचा क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने बेचा क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। आप समझो ये लैंड एंड बिल्डिंग का सेकेंड एग्जम्पशन आप पढ़ रहे हो। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब घर के ऊपर एक पहले से ही एक एग्जम्पशन जा चुका है। कौन सा एग्जम्पशन था वो? 54, घर बेचा घर खरीदा, ठीक है ना। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग आपने सेल किया हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपको नया घर परचेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने बोला मैंने घर बेचा है, मुझे पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने बेचा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, फिर आपके पास जो पैसे आए, बहुत सारे पैसे आते हैं और एसएससी लोग पागल भी हो जाते हैं, इतने सारे पैसे का क्या करें। मुझे भी कभी कभी कॉल आता है, सर वो मेरे पापा ने घर बेचा है, उसका अभी पैसा आया, वो पैसे का क्या करे सर, टैक्स भी बचाना है और वो पैसा भी सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो मैं बोलता हूँ शेयर मार्केट वगैरह में पैसे मत बेचो। आप सॉरी जो घर बेचा उसके पैसे शेयर मार्केट में मत लगाओ। शेयर मार्केट तो डांस कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। एक काम करो, उसको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में डालो। तो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑफ NHAI, किसी को फुल फॉर्म पता है NHAI का? सीएमए कर रहे हो, NHAI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए तुमको। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्सेलेंट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो NH बनाती है, नेशनल हाईवे बनाती है। RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो गांव में इलेक्ट्रिसिटी सेंड करती है वो कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे ही एक हमारी और एक कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और आपको पता है एक बात, जो इंडियन रेलवे है ना वो लॉस मेकिंग है। ये तो पता है आप लोगों को, इंडियन रेलवे लॉस मेकिंग है। हाँ। इंडियन रेलवे लॉस मेकिंग है। चलो आगे बताता हूँ फिर। इंडियन रेलवे लॉस मेकिंग है, लेकिन रेलवे का डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। नए नए बोगी चाहिए उनको, नए नए ट्रेन चाहिए, तो वो ट्रेन परचेस कर नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाया जिस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मार्केट में बॉन्ड इश्यू करती है। नेट अनस्टेबल है, नेट के साथ तो कुछ कर रहा है। देख मेरा दिख रहा है क्या, चेहरा वगैरह दिख रहा है? हाँ। ओके। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करती है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मार्केट में बॉन्ड इश्यू करती है और हमारे जैसे लोग बॉन्ड परचेस करते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास वो पैसे पहुंच जाते हैं। उस पैसे से वो रेलवे बोगी बनाती है और वो रेलवे बोगी बना के इंडियन रेलवे को लीज पे देती है, ठीक है ना। ऐसा इनका बिजनेस चलता है। तो ये 4 मैंने कंपनीज आपको बता दी है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन 4 बॉन्ड में आप किसी भी बॉन्ड में पैसे लगा सकते हो। इन 4 में के किसी भी बॉन्ड में आप पैसे लगा सकते हो, और आपने अगर यहाँ पे पैसे लगाए तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा 54 EC का, ठीक है ना, 54 EC का। मुझे बताओ, घर परचेस करना, एग्रीकल्चर लैंड परचेस करना इज अ क्वाइट अ बिग डिसीजन ना, बहुत बड़ी डिसीजन मानी जाती है। लेकिन बॉन्ड परचेस करना बहुत बड़ी डिसीजन थोड़ी ना क्या है। बॉन्ड थोड़ी ना क्या वैल्यूएशन कराना पड़ता है, लीगल उसका वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट को बुलाना पड़ता है, मुहूर्त देखना होता है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। बॉन्ड लेना है, ऑनलाइन मिलता है बॉन्ड। ये आपको समझ रहा है? तो बॉन्ड लेने के लिए उन्होंने टाइम लिमिट देखो कितना दिया है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 मंथ में बॉन्ड लेना पड़ेगा आपको, 6 महीने के अंदर बॉन्ड लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? 6 महीने के अंदर आपको बॉन्ड लेना पड़ेगा। ये दोनों सेक्शन में देखो इन्होंने 6 महीना ही दिया है। या फिर से मैं बात नहीं कर रहा, 1 GB वाले भी है। 6 months from the date of ट्रांसफर transfer. बाकी सारे सेक्शन में डेट ऑफ ट्रांसफर है, एक ही सेक्शन में एक्सेप्शन है। यहाँ पे 54D में ही डेट ऑफ रिसिप्ट लिखा हुआ है, बाकी सारे सेक्शन में डेट ऑफ ट्रांसफर ही है। ये सुनो ना यार, 54 EC में बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, और 54 E में नोटिफाइड सिक्योरिटीज में वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, वो कौन सी अपने को उससे लेना देना नहीं, गवर्नमेंट नोटिफाइड सिक्योरिटीज में उसका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन दोनों सेक्शन में टाइम जो दिया गया है 6 महीने का दिया गया, ओनली 6 महीना। क्यों सर इतना कम टाइम? क्योंकि बॉन्ड लेना या सिक्योरिटी लेना इज नॉट अ बिग डिसीजन, इट्स वेरी स्मॉल डिसीजन एंड यू कैन डू इट ऑनलाइन। घर बैठे बैठे बॉन्ड ले सकते हो ये सब। सुनो, आपको ग्रेचुइटी का एग्जम्पशन याद आ रहा है किसी को? ग्रेचुइटी में खास करके पोगा का एग्जम्पशन याद आ रहा है किसी को? पोगा का लेक्चर के आखिरी 7 मिनट। आवाज ब्रेक हो रहा है। अरे तो तुम लोग तो बात करो, पोगा का एग्जम्पशन पूछ रहा हूँ, पोगा का ग्रेचुइटी में पोगा का एग्जम्पशन पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो ना, याद आ रहा है तो सालो बोलो। हाफ मंथ सैलरी इनटू हाँ बोल। हाफ मंथ सैलरी divided by 26 हाफ मंथ सैलरी जो बोल रहे हो 15 divided by 26 है इनटू 15 divided by 26 into last month's salary into completed year of service. फिर अंडा कंप्लीटेड है, लिमिट इज 50 lakhs. राउंडेड ईयर ऑफ सर्विसेज राउंडेड ईयर ऑफ सर्विसेज है, बिल्कुल। पहला ये हो गया। Maximum दूसरा limit is 20. होगा तो राउंड अप होगा। actual received and third statutory limit 20 lakhs. 20 lakhs, whichever is lower. होगा तो राउंड अप होगा। हाँ पोगा तो राउंडेड, वो राउंडेड की बात हो रही है। तो लास्ट सैलरी पर मंथ, तो ये विचेवर इज लोअर लिया जाता है। पूजा और जले विजय तुझा नेट अरे पूजा होस्ट ब्रेक होता है। पूजा होस्ट हो गई है पागल। पूजा होस्ट बनाओ ना। पूजा बहन होस्ट बनाओ। बना दिया। फोन चार्जिंग के लिए लगाने के लिए यहाँ ले लिया था। तो ये स्टैट्यूटरी लिमिट लिखने का पर्पस समझते हो? वो सेक्शन आपको 20 लाख के ऊपर एग्जम्पशन नहीं देना चाहता। ऐसा कोई भी लिमिट सेक्शन 54 में नहीं है, 54B में नहीं है, 54D में नहीं। मतलब यहाँ पे एग्जम्पशन जो है ना वो करोड्स में भी जा सकते हैं। आप समझो, एग्जम्पशन जो है ना दैट कैन गो इनटू करोड्स। लेकिन 54EC और 54EE ये बोलता है कि हमें मैक्सिमम रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने मैक्सिमम रेस्ट्रिक्ट किया 50 लाख रुपीज पर एनम में। और क्योंकि एग्जम्पशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया मैक्सिमम 50 लाख रुपीज पर एनम, अभी आप एग्जम्पशन में देख सकते हो 3 नंबर आ गए, अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन एंड 50 लाख व्हिचएवर इज लोअर। ऐसा दोनों सेक्शन में आ गया। क्या याद रख पाओगे ये 50 लाख?
जल्दी बोलो. Can you remember that there is a maximum limit of 50 lakh in 54 EE and 54 EC? हाँ. ऑप्शन नहीं है, रखना ही पड़ेगा ना सर. हाँ रखना ही पड़ेगा. नहीं कभी कभी कैसा है ना, ऑप्शन नहीं बोलने से अच्छा है कि बोलो हाँ रख देंगे ना. वॉलेंटरी ले लो. वॉलेंटरी अगर याद रखते हो तो चीजें थोड़ी इजी हो जाती है. वैसे सर विचोर इज लोअर ही है ना. हाँ विचोर इज लोअर है, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट जो नया आइटम आ गया ना, अभी तक के 3 सेक्शन में ऐसा कुछ था नहीं, इसी और ई में आ गया. आपको एक बात बता दूं, ये हाँ, जो सर. चार्ट है ना, ये जो चार्ट है ना, ये आपको कम से कम ये चार्ट आपको ना 10 से 15 बार पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से, तब जाके ये समझना चालू होता है कि कहाँ पे क्या है. अब एक और एक एमसीक्यू, यहाँ पे लॉक इन पीरियड और ओनली 50 फॉर ईच में लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का है. ये सारे सेक्शन में लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का है. 50 फॉर ईसी इज द ओनली सेक्शन वी हैव लॉक इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स. तो ये भी एमसीक्यू में आने के पूरे चांस है. ये समझ में आ गया. ये याद रखो 50 फॉर ईसी का बॉन्ड, आईसीएल का बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिसिटी का बॉन्ड, ये Sir, बॉन्ड not जो है ना, audible. इनकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है. इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 5 साल होती है, इसलिए लॉक इन पीरियड भी 5 साल रखा हुआ है. समझ में आया? सर एक बार फिर से बताओ ना, आवाज नहीं आ रही थी आपकी. लॉक इन पीरियड जो है ना, लॉक इन पीरियड हर सेक्शन में 3 साल का है. असेट परचेस करने के बाद कितने टाइम में आप सेल नहीं कर सकते? 3 साल में. 55 इसी द ओनली सेक्शन. यहाँ पे लॉक इन पीरियड कितना रखा हुआ है? 5 ईयर का. इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क रखा हुआ है, क्योंकि ये ना एग्जाम यहाँ से एक्सेप्शनल है ना. नॉर्मली देखो ना, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स लिखा हुआ है हर कॉलम में, ठीक है ना. 54 इसी में ही अमेंडमेंट करके उन्होंने क्लियर किया हुआ है, रिसेंटली किया हुआ भी. याद रखोगे? ओके. याद ओके. रखना पड़ेगा, चॉइस नहीं है ओके यहाँ पे. ओके ओके. ठीक है ना. हाँ. आगे यहाँ पे सेपरेशन मेथड फॉलो होती है. सेपरेशन मेथड मतलब जब आप 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर अपने बॉन्ड या सिक्योरिटी सेल करोगे, तो जो ओल्ड कैपिटल गेन था जो आपने कराया है, वो एज टैक्स हो जाएगा और बॉन्ड सिंपल न्यू कैपिटल गेन निकलेगा. मतलब सिंपल मेथड. सेपरेशन मेथड रिड्यूस वगैरह करने की जरूरत नहीं है. जैसे पुराना वाला है, जैसे जितना एग्जम्पशन है उतना टैक्सेबल, और बॉन्ड 10 लाख का लेके 12 लाख बेचा है तो 12 लाख का वो 2 लाख रुपए टैक्सेबल. तो यहाँ पे सेपरेशन मेथड होता है. अब तक के जो 3 सेक्शन है उसमें रिडक्शन मेथड हुआ था. अब एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेपरेशन मेथड फॉलो करे या रिडक्शन मेथड फॉलो करे. तो उसके लिए हम रूल मैं आपको बता रहा हूँ. अगर ओल्ड असेट और न्यू असेट Sir, सेम wait for होगा, some time now. It's break. The voice is breaking too much. मेरा मेरा इंग्लिश का कनेक्टेड तो देखो तो तुम दिनेश मैंने इंग्लिश में अभी ठीक. एम आई ऑडियल ना? हाँ, है थोड़ा थोड़ा चलेगा. स्लो बोलो पियानो बज थोड़ा. रहा है थोड़ा. मैं क्या बता रहा था आपको पता है, यहाँ तक के सेक्शन में ना रिडक्शन मेथड रखा है, और यहाँ पे ना सेपरेशन मेथड लिखा है. सेपरेशन मेथड मतलब एकदम सिंपल. मैंने पकड़ लो कोई बॉन्ड लिया था, और वो बॉन्ड लेने के टाइम पे मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करा उस बॉन्ड में, तो मैंने 10 लाख का एकदम लेन किया होगा. वो 10 लाख का एकदम था, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल था, तो फिर से टैक्स हुआ. और जो है वो मैंने परचेज किया 10 लाख का, वो 12 लाख को बेचा, तो 10 लाख और 12 लाख के बीच में जो कैपिटल गेन 2 लाख का, वो 2 लाख का सेपरेटली टैक्स होगा. सेपरेशन मेथड मतलब वो वाला कैपिटल गेन जैसे था वही टैक्स हो जाएगा, और नया जो बॉन्ड परचेज और आपने सेल किया उसका नया कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा. 2 कैपिटल गेन टैक्स होंगे अलग अलग. अब तक के मेथड में क्या हो रहा था आपको याद है? रिडक्शन मेथड फॉलो हो रहा था. रिडक्शन मेथड मतलब क्या? देखो जब आपने डिफॉल्ट किया तो 2 कैपिटल गेन टैक्स में हमने रिड्यूस किया, हमने कॉस्ट में से पुराना कैपिटल गेन रिड्यूस किया और एक ही कैपिटल गेन निकल के आता है. इसको रिडक्शन मेथड नवा है, ये न्यू मेथड है. स्पेशल मेथड, अगर मैं आपको ये मेथड नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पुराना जो कैपिटल गेन था 48 लाख, वो ऐसे टैक्स होता है लॉन्ग टर्म 48 लाख, और नया प्रॉपर्टी जो आपने सेल किया हुआ है 75 लाख को, 60 लाख प्रॉपर्टी 7 लाख को